दोस्तों, B2B टॉक में आपका फिर से स्वागत है। अब हमें ये देखना है कि हमने इसको आगे कैसे बढ़ाना है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे ये आगे बढ़ेंगे। 2 चैप्टर हमारे बीच में रह गए थे, एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग। प्रोडक्ट हम चूज़ कर लिया, प्रोडक्ट को हमने डेवलप कर लिया, प्रोडक्ट की हमने पूरी R&D कर ली, पूरे एंटरप्राइज़ को हमने एस्टेब्लिश कर लिया, पूरी फंडिंग का उसमें हमने इंतज़ाम कर लिया। हम यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार है। अब हमें इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे फोकस करना है। आप ये समझिए कि सबसे आसान काम है प्रोडक्शन करना। जहाँ तक हम पिछली बार पहुँचे थे, वहाँ तक पहुँचने के लिए कवायद उतनी नहीं करनी पड़ती। सेकंड काम जो है सबसे बड़ा, जो आपने प्रोडक्ट को बनाया है उसको एक टेबल तक पहुँचाना, डिस्प्ले तक, और उस डिस्प्ले से कस्टमर के शेल्फ तक या कस्टमर के यूजेस तक उसको पहुंचाना, और उसके बाद उसकी रिपीट को तैयार करना। प्रोडक्ट तक भी सक्सेसफुल होगा जब वो बिकेगा। घर में बनाई चीज़ तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो अब उसके लिए जो हमारा आज का टॉपिक है, उसमें पहला काम है हमारा ब्रांडिंग का। किसी भी इंटरप्राइज़ के लिए ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। और ब्रांडिंग मतलब कोई ये नहीं है कि कोई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही ब्रांड कहा जाता है। ब्रांडिंग कंपनी की भी होती है, ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स की भी होती है, ब्रांडिंग उसके पीछे काम कर रहे पर्सन्स की भी होती है। टाटा कंपनी की ब्रांडिंग है, उसके अंदर सैकड़ों प्रोडक्ट होंगे और सैकड़ों कंपोनेंट अलग अलग तरह के होंगे। वो गाड़ियाँ भी बनाते हैं, वो चाय पत्ती भी बनाते हैं, पर चीज़ बिकती टाटा के नाम से है। क्यों? क्योंकि टाटा ने उसके पीछे एक ट्रस्ट बिल्डअप किया है कस्टमर के साथ। तो वो कंपनी की ब्रांडिंग है। उसके पीछे अब रतन टाटा जी की बात करें तो वो ब्रांड है कंपनी कि उनके नाम के पीछे ट्रस्ट लोगों का जुड़ता है। तो ब्रांडिंग जब होती है, ब्रांडिंग आपने अपने इंटरप्राइज़ की करनी है। उसके पीछे ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि भी ब्रांडिंग कंपनी की, आप में भी आप हो सकता है सर्विस इंडस्ट्री में हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हो जो कि सिर्फ प्रोडक्ट ना हो कि आपकी कंपनी ही हो। आप मशीनरी कंपोनेंट्स बना रहे हैं, आप बेसिकली सपोज़ कीजिए मशीनरी रिपेयर में है, तब भी ब्रांडिंग बनानी है। बिना ब्रांड बने कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी दुकान छोटे से लेवल तक रह जाए, छोटा सा काम छोटे से तरीके से रह जाए, वो तो सब कर रहे हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। एक जो सपना है उसको बुन के उसको एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं। हम इंटरप्राइज़ बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रांडिंग के बाद, ब्रांडिंग कोई मतलब ये लगा लो कि कोई छोटा काम नहीं है, और कोई ये नहीं है कि हमने चुटकी बजाई और हो गया। आपने मशीन लगाई, आपने प्रोडक्शन लगाया, 2 महीने में काम शुरू हो गया, 3 महीने में काम शुरू हो गया, बहुत ईजी है। पर ब्रांडिंग अपने आप में बहुत लंबा, बहुत कंसिस्टेंस और बहुत रेगुलर प्रोसेस है। जब ब्रांड बनता है, सालों सालों की मेहनत है उसके पीछे, सालों सालों की कंसिस्टेंसी है। हल्दीराम की बात करें, अमूल की बात करें, लिज्जत पापड़ की बात करें, किसी की भी बात कर लो, 50 साल सेम लोगो, सेम सेटअप, सेम ऐड कंपोनेंट्स। ठीक है, तरीके अलग अलग करते हैं, वो टाइम टू टाइम टेक्निक्स अलग अलग अडॉप्ट करते हैं, पर कभी भी कोई भी ब्रांड दिनों में बिल्ड नहीं होता। इसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं किस लेवल तक कैसे इसको लेके जाऊंगा, और उसके लिए क्या क्या मेरे स्टेप्स और माइलस्टोन हैं। जैसे हमने बिजनेस में अपने फाइनेंशियल गोल्स में और उसमें तय किए हैं, सेम ऐसी ब्रांड में है। कौन सा मीडिया कब उठाना है, कैसे उठाना है, बहुत दोनों बातें आ जाती हैं। ये रिस्की टास्क भी है अपने आप में और प्रॉफिटेबल टास्क भी है। आपका ब्रांड बन गया तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कस्टमर माल लेगा, आपकी शर्तों पे माल बिकेगा। पर अगर आपने मार्केटिंग पे, और देखो, आपने मशीनें लगाई थी, आपने प्रोडक्ट डेवलप किए थे, आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, उसकी ABCD, कल को कुछ भी आप नेगेटिव डिसीजन लेते हो तो उसकी रियलाइजेशन वैल्यू में 100 के 2 रुपये, 100 के 20 रुपये, 100 के 50 रुपये, 100 के 100 रुपये वो आपको मिलेंगे। पर जो पैसा आपने ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे खर्च कर दिया वो तो हो गया, उसमें से कुछ वापस नहीं आना। तो बड़ी ही पेशेंस और कैलकुलेशन और सस्टेनेबिलिटी के साथ करना है। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर ब्रांड बनाना है तो बड़ी कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, धीरे धीरे। तीसरा, 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। जब भी कोई ब्रांडिंग का फार्मूला या ब्रांडिंग का आप प्रोसेस बनाओगे तो आपने उसमें 3 चीज़ों को पुट करना है कुछ भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले।
प्रोमिस, पोजीशनिंग, परफॉर्मेंस। हम जो भी चीज़ अपने प्रोडक्ट के बारे में कह रहे हैं वो एक प्रोमिस है कस्टमर को कि हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ है और हम इसको ऐसे कर रहे हैं, हमने इसको ऐसे बनाया है, हम इसमें ये हमने खासियत डाली है, ये हमारा एक वैल्यू है जो हमने इसमें ऐड की है। वो हम प्रोमिस कर रहे हैं और वो उसमें है नहीं, तो प्रोमिस गलत हो गया। सेम जो हमने प्रोमिस किया उसी को हमने आपका पोजीशनिंग, फिर हमने उस प्रोमिस के साथ उस प्रोडक्ट को कैसे कहाँ पे पोजीशन किया है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम ब्रांडिंग किस सेगमेंट में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको कहाँ पोजीशन कर रहे हैं, क्या उसकी पोजीशन देख रहे हैं, कैसे हमने उसको सेट करना है। पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है। तीसरा, परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस की पहले तो प्रोजेक्शंस कि वो कैसे परफॉर्म करेगा, फिर उसकी मॉनिटरिंग, तो प्रोमिस करना, पोजीशन करना उसको, और फिर उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। इन 3 सेगमेंट पे आपको ब्रांडिंग पे कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो सेट होगा। अब ब्रांडिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपको उसमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात आती है कंपनी का लोगो। लोगो के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हमारे पास जब भी कोई लोग आते हैं तो डिज़ाइनिंग के मामले में या उसकी सेटिंग के बारे में, तो जब हम लोगों की बात करते हैं कहते हैं यार कुछ भी बना दो, मेरा नाम कंपनी का सपोज़ करो सोनू राजू एसोसिएट है तो SR लिख दो, या मैंने शिवम कार्ड बनाया SC लिख दो। मतलब बड़ा एक हम, या मेरा नाम A से शुरू हो रहा है A लिख दो, इसको स्टाइल से लिख दो, लोगो हो गया। नहीं, डिजाइनिंग की भाषा में लोगो आपकी स्टोरी को दर्शाता है, आपकी कंपनी के विज़न को दर्शाता है, आप किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो वो आपका लोगो बोलेगा, पहली बात। दूसरी बात, लोगो ऐसा होना चाहिए जो दूर तक काम करे, सालों साल काम करे। अगर मैं हल्दीराम की बात करूं तो हल्दीराम अपने आप को ब्रांड दिखाता है इंडियन अथेंटिसिटी के नाम पे, उनका नाम भी ऐसे ही है। अब अमेज़ॉन के लोगों में आप इंटरेस्टिंग बात देखो, अमेज़ॉन के लोगों को कभी भी देखो आप, सिर्फ अमेज़ॉन लिखा हुआ है, हम भी यही पढ़ते हैं रोज़, पर बड़े ध्यान से देखो नीचे एक एरो है और वो A to Z जा रहा है, हालांकि Z के बाद भी उसमें 2 अक्षर हैं ON, पर वो A to Z जा रहा है। वो दर्शा रहा है कि मेरे पास A to Z आइटम्स हैं। आप कुछ भी इमेजिन करो अमेज़ॉन पे मिलेगा। तो ये लोगों के पीछे की स्टोरी है। और आप जब भी लोगो बना रहे हो, फिर दूसरी बात एक इंटरेस्टिंग, पहले पेप्सी आता था, पूरा पेप्सी लिखा हुआ आता था। अब आप पेप्सी के लोगों पे देख लो, पेप्सी है ही नहीं, 2 कलर वाला गोला, इट मीन्स पेप्सी। नाइकी के शूज़ पे देख लो, नाइकी कहीं नहीं लिखा हुआ। एडिडास के शूज़ पे देख लो, एडिडास कहीं नहीं लिखा हुआ, पहले आते थे लिखा हुआ है। अब सिर्फ लोगो ही अपने आप में सफिशिएंट है कि ये लगा हुआ है, इसका मतलब ब्रांड है। तो आप ब्रांडिंग के ऊपर जब लोगो बना रहे हैं तो उसके पीछे जो आपने अपनी कंपनी की स्टोरी डिफाइन की है, जिस स्टोरी को आपने बुना है, उस स्टोरी को उस लोगो के अंदर सेट कीजिए। एप्पल कटा हुआ, मुझे नहीं पता वो लोगो क्यों बना या क्या बना, पर जब वो एप्पल की बात आई तो मुझे न्यूटन याद आता है। उसने एप्पल गिरा तो ग्रेविटी का सिद्धांत उसके दिमाग में आया, यानी कि एप्पल टाइम से एडवांस चलेगा। या खाया हुआ एप्पल कह लो तो कटा हुआ एप्पल, मतलब अगर हम उस स्टोरी की बात करें कि जहाँ एप्पल खाने के बाद आदमी को बुद्धि आई थी, बाइबल में कहानी है ऐसी। मुझे नहीं पता, मैं कंपनी से, मैंने इस बारे में कोई वो नहीं है, मैं इस बारे में अथेंटिक भी नहीं हूँ, पर एक मैं समझाने के वे में कह रहा हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो स्टोरी को दिमाग में रखें कि मैं जो कह रहा हूँ, कल को मेरे से कोई पूछे कि ये क्यों बनाया, तो मैं जब बोलूँ उसको कंपनी की स्टोरी समझ में आ जाए। होने को वो सिर्फ एक अक्षर हो सकता है, एक पिक्चर हो सकती है, एक इमेज हो सकती है, एक गोला हो सकता है, कुछ भी है, जो आपने लोगो बनाया लोगो है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसके पीछे की कहानी आप क्या बता रहे हो। तो ये होगी लोगों की बात। फिर उसके नीचे मैसेज जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, सेम वही सारी चीज़ जो भी चलेगी वो एक एंटरप्रेन्योर के थॉट प्रोसेस के ऊपर चलेगी, और जो आपका ब्रांड बनना है वो आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर ही बनना है। आप ब्रांड के बाद आपको अपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और कंसिस्टेंसी है, जो आप कुछ भी बोल रहे हो उसके ऊपर बड़ा ही अथेंटिकेट रहना पड़ेगा
कि आप जो बोल रहे हो वो चीज़ उसके अंदर जस्टिफाई कर रही है उस चीज़ को। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कस्टमर कंप्लेंट करेगा। ब्रांड बनेगा तब जब उसकी रेपुटेशन आएगी, जब जो बंदा उसको यूज़ कर रहा है वो उसका नाम तीसरे को बताएगा, तब जाके वो ब्रांड बनेगा। सिर्फ हम जितनी मर्ज़ी पब्लिसिटी पे कवायद कर ले, अगर एक बार एक कस्टमर प्रोडक्ट ले गया और वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ठीक है, उसने एक बार यूज़ कर लिया, ख़त्म कर दिया, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो कुछ चुप भी रह जाएगा, वो बुराई भी नहीं करेगा मान लो, पर वो आपकी प्रमोशन नहीं कर रहा। जो यूज़ करके एक्साइटेड हुआ, जो यूज़ करके कन्विंस हुआ, वो आपका एक किस्म से ब्रांड एम्बेसडर बन गया। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तभी कह रहा हूँ। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है या वो है, पर आप अगर अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे काम करेंगे तो ये अपने आप में ही डेवलप होता जाएगा। और एक बड़ी कंसिस्टेंस और लंबी टास्क है, कोई दिनों वाली टास्क नहीं है, या कोई एक जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाएंगे और अपना ब्रांड आ जाएगा। अब ब्रांडिंग के दिमाग में, ब्रांडिंग के साथ दूसरी चीज़ आती है मार्केटिंग। प्रोडक्ट को बेचने में 3 चीज़ें काम करती हैं। एक, ब्रांड बन गया तो ओके है। दूसरा, मार्केटिंग, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग पॉलिसी क्या है। तीसरा, सेल्स। नए एंटरप्रेन्योर आम तौर पे सेल्स और मार्केटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 सेल्समैन रख लिए, वो जा रहे हैं, वो अपना दुकानों से ऑर्डर ला रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। वो कहते हैं यार मेरी तो मार्केटिंग बहुत बढ़िया चल रही है, पर मार्केटिंग नहीं है, वो सेल्स कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट गया, आपकी प्राइस लिस्ट गई, उन्होंने लोगों को दिखाई, वो शायद उतने ट्रेंड भी नहीं है कि किसी को एग्जीक्यूट कर दे पाए। उन्होंने पेमेंट ली, उन्होंने ऑर्डर लिया नया और वो वापस आ गए। उसके बराबर में क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, उसकी क्या वैल्यू है, उन्होंने स्टडी करना नहीं, क्योंकि वो सेल्स पर्सन है, वो मार्केटिंग पर्सन नहीं है। तो मार्केटिंग और सेल्स में आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। दूसरा, अब मार्केटिंग के लिए एक मेथड आता है 7P मेथड। पी से शुरू होने वाले 7 कंपोनेंट हैं मार्केटिंग के, जो आपको ध्यान में रखने हैं। मैं पहले नाम ले रहा हूँ, फिर डिटेल में जाएंगे। पहला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है। दूसरा है प्राइस। तीसरा है प्लेस। चौथा है प्रमोशन। पांचवा है पीपल। छठा है प्रोसेस। सातवां है फिजिकल एविडेंस। अब इसकी डिटेलिंग पे आओ। पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने पहले भी बहुत सारा उसमें डिटेल कर चुके हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनना है, कैसे कंसीव होना है। अब इसमें एक बात और है कि आपके प्रोडक्ट में बाकी प्रोडक्टों के मुकाबले यूनिकनेस क्या है। यूनिकनेस क्या है, आप कोई जो आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस है जो उसको दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट करती है। वो कुछ भी हो सकती है, वो पैकेजिंग भी हो सकती है, वो उसके अंदर कोई एक एडिशनल एलिमेंट भी हो सकता है, वो कोई एक एडिशनल कंपोनेंट भी हो सकता है छोटा सा। आपने किसी भी चीज़ के अंदर एक, मान लो कोई चीज़ निकालने के लिए एक चम्मच भी ऐड कर दिया, आपने ढक्कन के ऊपर वाटरप्रूफ सीलिंग कर दी कि उसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा, तो वो क्योंकि जब कस्टमर यूज़ करेगा तो उसको एकदम से फील आएगी यार इन्होंने छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा हुआ है, वो चीज़ उसके माइंड पे स्ट्राइक करेगी। तो आपके प्रोडक्ट में बाकी से जो चीज़ सिमिलर, मैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट सिमिलर दूसरे प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट में डिफरेंट क्या है, इसको पहले तो बनाना है कि मैं कुछ डिफरेंस करूं, फिर उसको हाईलाइट करना है ब्रांड बनाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। पहला पॉइंट प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट प्राइस। आपको अपना कंपटीशन, मार्केट, कौन से लोग क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किस प्राइस में बेच रहे हैं, किस पैकिंग स्टैंडर्ड में बेच रहे हैं, किस वेट पे बेच रहे हैं, ये अपने कंपटीटर का सारा स्टडी करके प्राइस रखना है। सेकंड, उस प्राइस को आपने किस सेगमेंट में रखना है वो भी पहले डिसाइड करना पड़ेगा। मार्केट में 2-3 तरह के सेगमेंट्स हैं। लोअर सेगमेंट है, फड़ी पे भी माल बिकता है सेम टू सेम। अपर सेगमेंट है, लग्जरी शोरूम्स में बिकता है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको कहाँ पोजीशनिंग करने की सोच रहे हो, प्राइसिंग उसके हिसाब से आएगी। बनाने में तो लगभग 19-20 का फ़र्क होता है। एक मतलब अगर आप एक जूता बना रहे हो तो वो चाहे किसी बढ़िया ब्रांड का है जो 20,000 का बिक रहा है, और चाहे एक छोटा सा है जो 1,000 रुपये का बिक रहा है, उन दोनों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं कहता हूँ डबल का फ़र्क होगा, 3 गुना का फ़र्क होगा। पर बेचने के प्राइस में आप देखो 1 से 20 गुना का फ़र्क है। प्रोडक्ट को बनाने में, कॉस्टिंग में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता कभी भी, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही लगना है। फ़र्क आता है आप किस सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट तैयार करने जा रहे हो। आप जिस सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट तैयार करने जा रहे हो, जिस पोजीशन के लिए तैयार करने जा रहे हो, वो प्राइस का कंपैरिजन आप उससे करोगे। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, उसकी पैकेजिंग पे भी बहुत पैसे लगाए,
उसके ऊपर लेबलिंग टैगिंग पे भी बहुत पैसे लगाए, आपने उसकी फिनिशिंग पे बहुत पैसे लगाए, आपने उसकी क्वालिटी की, आपने उसमें रिजेक्शन की, 70% 80% की यील्ड आए उसमें, 20% आपने रिजेक्शन में डाला, कॉस्टिंग हाई होगी, बेचने निकले तो एक सस्ते शोरूम या लोअर तबके में बेचने वाले मार्केट में आप, क्योंकि माल पड़ा है, बेचना है, पेमेंट चाहिए, अपना प्रोजेक्शन गड़बड़ा रही है, आपने उसको वो कर दिया, डाउन कर दिया, तो लॉस है। 200 रुपये की चीज़ पड़ी 2000 रुपये की बिक सकती है और आप उसको 250 रुपये पे सेल कर रहे हो, तो आप नहीं कमा रहे। उससे अच्छा तो ये था कि आप चीज़ ही 100 रुपये वाली बनाते सेम प्रोडक्ट में और उसको 150 में बेच देते। ना क्वालिटी की कवायद करनी थी, ना किसी और चीज़ की कवायद करनी थी, कुछ नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में फेंक दिया। दूसरा 150 रुपये का बेच रहा है, मैं 140 रुपये का बेच आया, बचा तो मुझे तब भी। पर वो ब्रांड बनाने के लिए जो खर्चा करना है और ब्रांडिंग पे जो स्ट्रेटजी बनानी है, ब्रांडिंग के लिए जो दिमाग लगाना है, उसके पैसे कहाँ से आएंगे। तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जब आपने एक प्लेटफॉर्म चूज़ किया कि मैंने इसको कैसे बेचना है, मैंने इसको ऑनलाइन बेचना है, मैंने इसको मॉल में बेचना है, मैंने इसको फड़ी पे बेचना है, मैंने इसको छोटी दुकानों में बेचना है, मैंने मास प्रोडक्शन करनी है, मैंने नीच प्रोडक्शन करनी है, मैंने छोटी प्रोडक्शन करके ज़्यादा मार्जिन पे माल बेचना है, या मेरी बल्क प्रोडक्शन करके मैंने कम मार्जिन पे माल बेचना है। प्राइसिंग और प्लेसमेंट, प्लेस तीसरी चीज़ जो है, आप उस प्लेस के हिसाब से उसको डिसाइड करोगे, तो आप उस जहाँ प्रोडक्ट बिकना है, आपकी प्राइसिंग उस हिसाब से आएगी, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनेगी। C&F रखना, C&F के बाद डिस्ट्रीब्यूटर रखना, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेल चैन बनाना, रिटेल चैन से कस्टमर तक पहुँचाना। देखो, प्रोडक्ट तो आपकी फैक्ट्री में बना, जब तक कस्टमर ने यूज़ किया तब जाके उस प्रोडक्ट की जर्नी कंप्लीट हुई, तो उसके बीच की जर्नी की स्ट्रेटजी में ये चीज़ें हैं सारी की सारी। तो प्लेस कौन सा है, अब उसके बाद आपने जब बना दी सारी चीज़, तो उसको प्रमोशंस करनी है, मार्केटिंग के लिए भी, ब्रांडिंग के लिए भी, दोनों कामों के लिए आपको प्रमोशंस करनी है। सारी चीज़ें देखो, जो दिखता है वो बिकता है। अब कई बार हम समझाने लगते हैं, हम ये भी कहते हैं कि यार अभी प्रोडक्ट बनाने में कितनी देर लगेगी, 2 महीने लगेंगे, प्रोडक्ट की गारंटी है, सारी चीज़ें बाकी हो गई, आप अभी से मार्केटिंग शुरू कर दो, एडवांस प्रमोशन शुरू कर दो, लोगों को दुकानदार पे जाके पूछने दो कि यार ये प्रोडक्ट आ रहा है क्या, प्रोडक्ट तो है ही नहीं अभी, प्रोडक्ट आने आना महीने बाद, पर तब तक क्यूरियोसिटी बन जाएगी। प्रमोशंस सोशल मीडिया पे, पर्सन्स के थ्रू, टेलीकॉलिंग के थ्रू, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये चीज़ें ना वेरी करती हैं कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी, कि आप किस स्ट्रैटेजी पे कैसे काम करोगे। आप अगर होलसेल का काम कर रहे हो और बल्क प्रोडक्शन में जा रहे हो, तो आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म मान लो, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, या B2B में जो भी प्लेटफॉर्म है, आप पिच करोगे, आप 3-4 बार 5 बार उसमें कवायद करोगे, आपकी प्रोडक्शन मैच करती, जब भी आपकी स्टेबिलिटी बनेगी, काम ख़त्म हो गया। पर अगर ब्रांड बनाना है तो फिर आपको कंसिस्टेंसली लोगों के दिमाग में घुसना होगा, हर जगह लोगों को नज़र आना चाहिए, वो इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, मार्केट में जहाँ डिस्प्ले सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे, जहाँ मौका मिले आप अपने ब्रांड को पब्लिश करोगे, तब जाके वो ब्रांड बनेगा। नहीं बनाना, सिंपल मार्जिन पे काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिसीजन तो एंटरप्रेन्योर का है। करना है तो ये तरीका है कि प्रमोशंस कैसे करनी है, पर कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी लेवल पे प्रमोशन करनी ज़रूर पड़ेगी, आप उससे बच नहीं सकते। अब उसके बाद आ जाती है बात, जब आपने प्रमोशन भी कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट भी कर दिया, आपने उसकी एक पोजीशन भी सेट कर दी, अब उसके बाद उस प्रोडक्ट को लेके ना बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। कोई भी इंटरप्राइज अकेले से तो बनता नहीं है, एंटरप्रेन्योर एक है, विज़न उसका चल रहा है, पर टीम तो है ना, प्रोडक्शन टीम भी है, मार्केटिंग टीम भी है, सेल्स टीम भी है, डिज़ाइनर्स भी हैं, पैकिंग वाले भी हैं, डेवलपर भी हैं, इस सब को मिला के एक प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पीपल, अगला कंसेप्ट है मार्केटिंग के अंदर पीपल। अब जो आपके पीपल्स हैं, मार्केटिंग पर्सन है, सेल्स पर्सन है, प्रोडक्शन स्टाफ है, मैनेजरियल स्टाफ है, टेलीकॉलर्स हैं, क्या सबको आपके प्रोडक्ट का पता है? उसके पीछे की जो स्टोरी, जो हमने पिछले एपिसोड में भी और अब भी जो हमने पूरी स्टोरी बनाई, क्या उस स्टोरी का आपके जो पर्सन्स आपके प्रोडक्ट को बेचने निकल रहे हैं, जो पर्सन आपके साथ जुड़े हैं, उनको उस स्टोरी की पूरी नॉलेज है?
आपको अपने पीपल्स को ट्रेन करना पड़ेगा। जो विज़न, जिस विज़न को लेके जो वो जब मार्केट में जा रहा है ना, वो आपका प्रोडक्ट लेके जा रहा है, पर अगर उस प्रोडक्ट के पीछे की स्टोरी और आगे का विज़न उसके दिमाग में नहीं है तो वो सेल क्या कर रहा है? प्रोडक्ट तो उसके साथ के, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके साथ के 50 प्रोडक्ट मार्केट में पड़े हैं, तो उसको कैसे करोगे? सेकंड, आपका जो भी वो उसकी बनाने के पीछे उसमें आपने एडिशनल फीचर क्या डाला है, उसमें क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, आपकी कंपनी की क्या क्या क्वालिटी है, आपकी कंपनी किन पॉलिसीज़ पे काम करती है, ये सारी चीज़ें आपका पर्सन वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट सामने वाला कन्विंस होगा लेने के लिए। उसके बाद ये भी सारी कवायद हो गई, आपके पर्सन भी हो गए। उसके बाद जो भी आपका वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपने मॉनिटर करना है कम्प्लीटली। एक प्रोसेस बनाया पूरा का पूरा। अब ये प्रोसेस में माल बनने बिकने से लेके, कस्टमर की फीडबैक से लेके, डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेल्स का लेके, उन सब के आपको डाटास तैयार करने पड़ेंगे। मार्केटिंग का ही पार्ट है कि आपने एक प्रोसेस बनाया मार्केटिंग का, चैनलिंग की सारे प्रोडक्ट्स की, उसका एक पूरा का पूरा एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया कि कौन कहाँ जा रहा है, कितनी सेल ला रहा है, किस किस पार्टी की ला रहा है, उसकी रिपीट कितनी आ रही है, कौन कस्टमर उसको यूज़ कर रहे हैं, उस सेगमेंट के और कितने कस्टमर को हम टैप कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये आपको एक प्रोसेस बिल्डअप करना पड़ेगा। और उस प्रोसेस को मैं कहता हूँ, कई बार ये हो जाता है कि वो प्रोसेस भी आपका पब्लिक को पता होना चाहिए। ये कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं है, आपकी कंपोजिशन ट्रेड सीक्रेट हो सकती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो आपको प्राउडली बतानी चाहिए कि भाई यार हम ऐसे देखो ये चीज़ करते हैं, वो चीज़ आपकी लगातार शो होनी चाहिए उसके अंदर। और फिर जितना कुछ भी, अब हम जितनी भी हमने पूरी की पूरी स्टोरी बनाई, हमने शुरू से लेकर एंड तक प्रोडक्ट की स्टडी की, हमने उसकी एक मार्केटिंग पॉलिसी बनाई, हमने एक उसका सारा डाटा बनाया। अब आ जाता है उसका फिजिकल एविडेंस। आपका सेल्स पर्सन आया या आप खुद बैठे हो, एंटरप्रेन्योर बैठा है, वो हमें पूरी चीज़ बता गया। वो 15 मिनट में उन्होंने सारा प्रोसेस हमारे को एक्सप्लेन कर दिया, हमारी कंपनी ये, हमारा प्रोडक्ट ये, इसमें स्पेशलिटी ये चीज़ खासियत है, ऐसे चलेगा। सब कुछ उसने बढ़िया कर दिया, बहुत अच्छा हमें समझा गया, चला गया। अब हमने उसको ढूंढना शुरू किया। हम उसकी बातों से कन्विंस हो गए, पर सिर्फ बातों से कोई भी कन्विंस नहीं होता। अब मैं उसको ढूंढने के लिए फ़िज़िकल एविडेंस चाहिए मुझे। फ़िज़िकल एविडेंस कहाँ मिलेंगे मुझे? मैं उसकी बातों से कन्विंस हो गया। फिजिकल एविडेंस मुझे या तो मार्केट में जहाँ प्रोडक्ट पड़ा है वहाँ मिलेंगे, या मुझे कंपनी की साइट पे मिलेंगे, या मुझे कंपनी के शोरूम्स पे मिलेंगे। अब वहाँ पे जो हमने स्टोरी बनाई है वो हर जगह दिख रही है या नहीं दिख रही? मैं कह रहा हूँ मेरे प्रोडक्ट की सेल इतनी है, वो कहेगा यार प्रोडक्ट तो तेरा मार्केट में नज़र ही नहीं आ रहा। मैं कहूँगा जी मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी अंदर वो लगी हुई है, मैं कहाँ देखने जाऊँगा? वेबसाइट, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, आपका स्टाफ उस तरीके से बात कर रहा है। मैंने आपकी कंपनी में फ़ोन मिलाया, आपका बंदा तो कह गया था हमारी कंपनी में 24/7 की पॉलिसी है, 3 दिन फ़ोन नहीं उठा। फ़ोन उठा तो बड़ा अजीबोगरीब सा और इररिस्पॉन्सिबल सा जवाब आया कोई। जो आपका सेल्समैन बता गया, आपका जो टेली कॉलर वहाँ बैठा था जिसने फ़ोन अटेंड किया, उसकी और उसकी बातों में कोई मेल ही नहीं था, तो फिज़िकल एविडेंस ज़ीरो हो गए। तो जो चीज़ आपने बताई उसके आपको फिज़िकल एविडेंस क्रिएट करने पड़ेंगे। क्रिएट इन दी सेंस, मतलब अगर आपने लंबा ब्रांड बनाना है तो मैंने वही कहा ना, ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली चलेंगी। आप क्रिएट कर रहे हो उन चीज़ों को, और वो क्रिएट सिर्फ डम्मी दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे, वो एक आपकी कंपनी की मतलब रच बस गया उसके अंदर सिस्टम, हर चीज़ उसी के बारे में। इवन ड्रेसअप तक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। पीछे मैं किसी के पास बैठा था तो 2 सेल्स पर्सन आए, उन्होंने कंपनी के बारे में बताया, वो सारा कुछ हुआ। तो मेरे सामने जो बैठा था वो कहता है नहीं बात ठीक है, कहता है मुझे ना एक चीज़ तो पहले आती नज़र आ गई थी कि आपने मोंटे कार्लो की स्वेटर डाल रखी है और दोनों ने सेम कलर की डाल रखी है, यानी कि आपकी कंपनी जब स्टाफ के साथ ब्रांड के ऊपर काम कर रही है तो अपने ऊपर भी कर रही होगी। मतलब मैं किसी को प्रमोशन के हिसाब से नहीं कह रहा या किसी उस हिसाब से नहीं कह रहा, पर एक मतलब जो चीज़ सामने वाला हमारे फिजिकल एविडेंस को कैसे जज करेगा, हमें वो क्रिएट करना है ना। कंपनी की यूनिफॉर्म, स्टाफ की प्रेजेंस, स्टाफ के बोलने का स्टाइल। अब होटल ताज आप हिंदुस्तान में जितने भी हैं सभी में चले जो सेम है, तो उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है, उन्होंने एविडेंस भी क्रिएट किए हैं, उसी बात के पैसे हैं। तो अब ये सारी जितनी भी बातें हैं, ये सारी मिला के एक एंटरप्राइज खड़ा होता है। पिछले 2 एपिसोड से जितनी भी हमने आपको चीज़ें बताई, उसमें हमने मार्केटिंग भी कवर कर ली, उसमें हमने प्रोडक्शन भी कवर कर ली, उसमें हमने आपकी स्टोरी भी कवर कर ली।
तीनों चीज़ें देखो, अब शुरू से लेके एंड तक को आप अगर डिटेल में स्टडी करते हो तो इंटरप्राइज़ बनाने के लगभग हमने सभी कंपोनेंट्स इसमें कवर करने की कोशिश की है। और ये जो है ना, अभी सिर्फ एक किस्म से ये मान के चलो कि शायद कहानी है। जब आप इसके ऊपर वर्किंग करोगे, मतलब चाहे आप स्मार्ट गोल के ऊपर वर्किंग करो, चाहे आप 3S फार्मूले पे वर्किंग करो, चाहे आप 7P मार्केटिंग मेथड पे वर्किंग करो, चाहे आप 3 स्टेजेस प्रोमिस प्लेस परफॉर्मेंस के ऊपर काम करो, एक एक काम जो है वो पूरी मेहनत मांगेगा। एक एक काम पूरी कवायद लगेगी। पर जब सपना देखा है, सपना बुना है, उसको उतारना है प्रैक्टिकली, ये तो करना पड़ेगा। खाली सपने देखने से तो राह नहीं बनेगी। तो फिर तैयार रहिए अपने सपने को बुनने के लिए। हम फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, वो इसी की कंटिन्यूशन में है। अब मैंने आपको एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है वो सारी स्टोरी बता दी। अब आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, किन फील्ड्स में ज़्यादा काम हो रहा है, किस किस प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, अगले 2 एपिसोड में हम उस पर चर्चा करेंगे कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए B2B टॉक्स के साथ। अगर आपको ये सारा अच्छा लगा तो खुद भी देखते रहिए, औरों को भी बताइए। सेम वही, मेरे ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर्सन तो आप ही हो, तो दूसरों को बताइए और सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।